A very good day to everyone. So today, first of all, in the first half, we have to complete invoice, debit, credit note वाला chapter. छोटी मोटी चीजें उसकी बची हैं, वो complete करेंगे. Then we will understand the overall concepts of payment of tax. ताकि हम फिर आप एक बार इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के क्वेश्चन देख के आ पाए, फिर हम लोग क्या कर पाएंगे क्लास में उसका डिस्कशन कर पाएंगे. ठीक है, चलो. तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का डिस्कशन. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस वाला पार्ट. अब बात आती है यहाँ पे हमारे बिल ऑफ सप्लाई की. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है. दैट मीन्स अगर मैम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो ही कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस. तब वो क्या इशू करता है? देन ही इशूज दिस बिल ऑफ सप्लाई. तब क्योंकि जो इनवॉइस एक एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट चार्ज जीएसटी, कैन नॉट चार्ज टैक्स, तो इसलिए बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई. या फिर है तो रजिस्टर्ड पर्सन, मैम पर्सन तो रजिस्टर्ड है, लेकिन जो गुड्स वो दे रहा है या फिर जो सर्विस वो दे रहा है वो ही एग्जेम्प्टेड है. तो इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विसेज, एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर गुड्स सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है और वो गुड्स या सर्विस ही एग्जेम्प्ट है, तो भी वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा. समझो, जिस इनवॉइस में टैक्स नहीं होता उसे क्या बोला जाता है? बिल ऑफ सप्लाई. ऐसे ही एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है कंपोजिशन स्कीम वाला, जिसको बोलते हैं हम सेक्शन नंबर 10 में रजिस्टर्ड पर्सन. तो कंपोजिशन स्कीम में जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो कौन है? हमारा सेक्शन 10 वाला पर्सन. और इसको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये भी किसी और पर्सन से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है. दिस वी विल अंडरस्टैंड इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर कि भाई कंपोजिशन लेवी में होता क्या है. बट अ पर्सन विद द कंपोजिशन लेवी वो सामने वाले से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है, तो ही विल इशू अगेन बिल ऑफ सप्लाई. तो जहां पे भी हमारी इनवॉइस होगी, इनवॉइस में यू आर अनएबल टू चार्ज टैक्स, तो उसे सिर्फ इनवॉइस नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई. डन. तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज के दिन का. व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई? जब आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, या तो आप कंपोजिशन स्कीम में हो या फिर जो गुड्स दे रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, वो क्या है? आपकी एग्जेम्प्ट है. इन बोथ द केसेस यू विल इशू बिल ऑफ सप्लाई. ठीक है. फिर ये क्या है मैम? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. ये क्या दिया है? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? कई बार एक पर्सन, एक ही रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है? तुम्हें गुड्स सेल कर रहा है. गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, गुड डी. तो ये जो भैया रजिस्टर्ड भैया है, ये आपको क्या कर रहे हैं? अलग 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 गुड्स सेल कर रहे हैं. अब ये जो क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, इसमें से ये दो गुड्स तो टैक्सेबल नेचर के हैं, ए एंड बी आर टैक्सेबल. बट ये जो सी एंड डी है, ये कौन से हैं? एग्जेम्प्ट है. अब ये तो गड़बड़ हो गई. पहले सिर्फ एग्जेम्प्ट जा रहा था तो बिल ऑफ सप्लाई, सिर्फ टैक्सेबल जा रहा था तो टैक्स इनवॉइस. अब ऐसा थोड़ी ना है, एक पर्सन दोनों तरह के गुड्स ले सकता है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट. तो बोलते हैं जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल के साथ एग्जेम्प्ट गुड्स भी प्रोवाइड करता है या फिर एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, किसको? किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो एक ही इनवॉइस इशू कर दो और उसको लिख दो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. तो यू हैव ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिया है, फिर आप एक ही इनवॉइस इशू कर सकते हो. उसी में क्या लिखोगे? उसकी हेडिंग क्या होगी? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. बट याद रखना, ये सप्लाई होना किसको चाहिए? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं लेना होता है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई से काम चला सकता है. बट यही अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आप एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करेंगे, तो एग्जेम्प्ट का अलग से लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको गुड्स जो टैक्सेबल है उसको अलग करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सामने वाले को आईटीसी लेना होगा.
अभी इसमें और भी कंडीशंस आएंगी, बट अभी नहीं आएगी, आईटीसी में आएंगी। वो अभी तक क्या बोला इन्होंने कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट गुड्स देता है, टैक्सेबल या फिर क्या करता है, एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विस देता है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि आप एक साथ इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। नो इश्यूज इन दैट। The said single invoice cum bill of supply shall contain all the particulars as required। मतलब जो इनवॉइस में चाहिए या बिल ऑफ सप्लाई में कुछ दिया है ना कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो इसमें भी वो सारी चीजें एज पर रूल क्या होना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था इनवॉइस में क्या क्या चीजें चाहिए, तो हम एक बार कर रहे थे ना कि इनवॉइस में ये सारी चीजें आ जाती है अगर क्यूआर कोड हो। फिर इनवॉइस के लिए भी हमने पूरा पढ़ा था, ये सारी चीजें इनवॉइस में होनी चाहिए। वैसे ही बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी बुक में दिया हुआ है कि बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो बिल ऑफ सप्लाई में सेम चीजें हैं, बट वहां पे टैक्स का कोई लिंकेज नहीं है, तो टैक्स से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं। तो बस वो ये बोल रहा है कि वो सारी डिटेल्स जो बिल ऑफ सप्लाई या इनवॉइस में होनी चाहिए वो इसमें भी होंगी। डन। तो हमने अभी क्या किया, बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है, और क्या हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ बस इतना क्रच जरूर लिख लेना चाहिए कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन। कब, बाय रजिस्टर्ड पर्सन, पॉइंट नंबर वन। कब, व्हेन सप्लाई टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विस। ठीक है। और किसको सप्लाई करना है, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब मैंने सोचा ऐसा कि हर जगह हम ये चीजें लिखते जाएंगे, ये क्या है तुम्हारा कीवर्ड है। इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग हम ऐसे लिखेंगे, तुमको पता रहेगा ये कीवर्ड्स है, इसके बेस पे तुम जज कर सकते हो कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आएगा या नहीं। तो इशू इसको करना है, खरीदने वाला ये होगा, और ये कंडीशन है जब क्या होगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई जा सकता है। वैलिड, अंडरस्टूड। अब मैम व्हाट इज रिसिप्ट वाउचर, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। रिसिप्ट वाउचर क्या है, जब भी एक सप्लायर ने सप्लाई किया, चाहे गुड सप्लाई करे या फिर सर्विस सप्लाई करे, ऑब्वियसली कई बार रिसिपिएंट आपको क्या दे देता है, एडवांस पेमेंट दे देता है ना। अब रिसिपिएंट ने सपोज करो तुमसे गुड्स खरीदे एंड गुड्स आर वर्थ ₹1,00,000। 1,00,000 के गुड्स हमारा रेसिपिएंट खरीद रहा है, बट आपने बोला कुछ एडवांस दो, तो इसने ₹10,000 आपको एडवांस दे दिया। अब रिसिपिएंट तुमको नहीं जानता ढंग से, तुम रिसिपिएंट को नहीं जानते ढंग से। रिसिपिएंट क्या बोलेगा, ये जो ₹10,000 मैंने आपको दिए, इसका क्या प्रूफ कि मैंने आपको ₹10,000 दिए, कल चल के आप मना कर दो तो बोला ऐसे कैसे मना करेंगे, हम आपको क्या दे देते हैं, रिसिप्ट वाउचर। सिंपल, जैसे तुम फीस पे करोगे, तुमको फीस का वाउचर मिलना चाहिए। तुम कुछ पे करोगे मुझे एक्स्ट्रा, तुम बोलते हो ना रिसिप्ट दे दो, कहीं पे भी जाते हो बोलते हो ना रिसिप्ट दे दो, बस वही है, रिसिप्ट वाउचर इज नथिंग बट दैट। अंडरस्टूड। अब ये काम का है, ये एमसीक्यू में काम आएगा। ये क्या है, ये बोलते हैं मैम एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस। जब मैम हमको एडवांस मिला, अभी तो एडवांस मिल गया, हो सकता है हमको ये नहीं पता हो कि उस पर टैक्स क्या लगने वाला है, या फिर ये भी नहीं पता हो कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब इंटर या इंट्रा स्टेट। ऐसा कैसे मैम, सपोज करो ये हम हैं, ये रिसिपिएंट है, हम और रिसिपिएंट है, एक दिन अचानक से क्या हुआ, रिसिपिएंट और हम कहाँ मिल गए, किसी पार्टी में मिल गए। ठीक है, पार्टी वार्टी में मिले, आपस में क्या हुई, बातचीत 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 हुई। इसने बोला यार मेरे को है ना इंस्पेक्शन वगैरह करवाना है, कुछ ना कुछ ऐसा काम है, उसको इंस्पेक्शन करवाना है। तो इसने बोला देखो मैं करके दे दूंगा, कोई बात नहीं। मतलब ऑफिस क्या हो रहा है, पार्टी में ये सब बात चल रही है कि इसको कोई सर्विसेज चाहिए, सामने वाला बोल रहा है ठीक है मैं सर्विस प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इन भाई साहब ने बोला कि सर्विस प्रोवाइड कहाँ करनी है, तो ये बोले अब भी मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांच के लिए मुझे ये सर्विसेज लेनी है। हो सकता है मुझे ब्रांच ए के लिए ये सर्विस लेनी हो सकता है ब्रांच बी के लिए लेनी हो, और मेरी एक और ब्रांच सी है वहां के लिए भी लेनी पड़ सकती है, अब भी कंफर्मेशन नहीं है।
बट मैंने बहुत सुना है आपका कि आप इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, स्टॉक काउंटिंग बहुत अच्छे से करके दे देते हैं, तो आप सर्विस देना। उसने बोला देखो मैं सर्विस दे तो दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट माई शेड्यूल इज वेरी बिजी। या तो आप कुछ एडवांस पे कर दो मुझे, तो एटलीस्ट मुझे पता रहे कि मुझे बुकिंग रखनी है आपकी। तो इसने वही पार्टी में दिया उसको कितना, 10,000 रुपीज, वहीं की वहीं पार्टी में एडवांस पे कर दिया। अभी क्या इस बंदे को पता है कि ये इंस्पेक्शन कौन सी चीज का होने वाला है, किस टाइप का इंस्पेक्शन है, कुछ नहीं पता अभी इसको। ये इंस्पेक्शन कहाँ होने वाला है अभी उसको पता है, अभी कुछ नहीं पता। उसने बोला कि अभी मैं बताऊंगा, हमारी बोर्ड मीटिंग वगैरह हो जाए उसके बाद मैं बता दूंगा कि कहाँ इंस्पेक्शन, किस नेचर का इंस्पेक्शन, एक्स्ट्रा और कोई सर्विसेज हमको लेनी पड़ेगी क्या। तो इसने 10,000 दिए। अब ये बोला देखो 10,000 तो मैंने तुमको दे दिए, मुझे भी तो कुछ दो। तो इसको क्या देना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर देना पड़ेगा। अब रिसिप्ट वाउचर में ऑब्वियसली कुछ तो टैक्स लगाना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अब ये दोनों ही अभी नहीं जानते कि किस नेचर की आगे सर्विसेज होंगी, क्या सर्विस और ऐड होने वाली है, कोई सर्विस माइनस होने वाली है, दे डू नॉट नो, अभी तो इनको पता नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब आप क्या करते हो, एडवांस रिसीव करते हैं तब के लिए, क्योंकि एडवांस के केस में ये होगा ना कि हो सकता है कि अनसर्टनिटी हो। तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस, इफ यू डू नॉट नो द रेट ऑफ टैक्स, आपको नहीं पता टैक्स का रेट क्या है, तो आप एक काम करो, डायरेक्ट 18% लगा के अभी चार्ज कर लो, बाद में एडजस्टमेंट करते रहेंगे। इफ यू डू नॉट नो द नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता, तो मान लो कि ये इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई इज कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला, दो चीज बोली। सबसे पहले मैम व्हाट अबाउट रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर जब आप क्या करते हैं, एडवांस रिसीव करते हैं, इन दैट केस सप्लायर इशू रिसिप्ट वाउचर। लेकिन हो सकता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रिसिप्ट वाउचर यू डू नॉट नो द रेट ऑफ टैक्स, यू डू नॉट नो द नेचर ऑफ सप्लाई। तो मैम रेट ऑफ टैक्स नहीं पता तो टेक इट एज 18%। इफ यू डू नॉट नो नेचर ऑफ सप्लाई टेक इट इंटर स्टेट सप्लाई। अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी क्रक्स लिख लेते हैं। ये कब इशू होगा, फॉर रिसिप्ट ऑफ एडवांस, ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है, सिर्फ जब आपको एडवांस मिलेगा तब। फॉर रिसिप्ट ऑफ एडवांस, टैक्स रेट अननोन, टैक्स रेट नहीं पता, या फिर नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता, या तो टैक्स का रेट नहीं पता या नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता। तो हम क्या करें, टैक्स रेट नहीं पता तो 18%, नेचर नहीं पता तो इंटर स्टेट सप्लाई। डन। So this is short crux for the concept we have done right now. ठीक है। अब मैम ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है, देखो आपको एडवांस मिला, हाँ मिला, आपने रिसिप्ट वाउचर दे दिया। अब यहाँ पे बातचीत हुई थी, अच्छा पार्टी में मिले थे, बातचीत हो गई, सब हो गया, एडवांस दे दिया, रिसिप्ट वाउचर आ गया। फिर ये भाई साहब कहाँ आ गए, ये भाई साहब अपने घर चल के वापस आ गए। फिर घर पे अपने बड़े भैया से बात की कि भैया ऐसे ऐसे मिले थे, मैंने एडवांस दे दिया है, बुकिंग करवा दी, सब कर दिया। बड़े भैया ने फटकार लगा दी, क्यों, बोले तेरे को पता भी है जिससे तू इंस्पेक्शन करवा के आया उस पे फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। क्या बोले कि तेरे को पता भी है जिससे तू इंस्पेक्शन का इतना सब कुछ करके आया उसके ऊपर खुद क्या चल रहा है, फ्रॉड के केसेस चल रहा है। तो फिर ये क्या हुआ, ये गया कल वापस उसके पास, उसको बोला अरे हम सप्लाई नहीं ले पाएंगे, कुछ भी रीजन बोल दिया कि हम सप्लाई नहीं ले सकते, कुछ रीजन है, हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर आपका सप्लाई कैंसिल हो जाता है और अभी तक टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ है, ठीक है, तो सप्लाई कैंसिल हो गया, एक्चुअल सप्लाई का टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुआ, दोनों ही चीज नहीं हुई, उससे पहले ही कैंसिलेशन हो गया। तो फिर अब सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, रिफंड वाउचर, कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिफंड दे रहा हूँ। करना ही पड़ेगा ना, सर्विस नहीं ली तो यू हैव टू गिव अ रिफंड। तो फिर आप सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफंड वाउचर देना पड़ेगा। आई एम सेइंग रिफंड,
ले लो, पैसा ले लो, और ये रिफंड वाउचर की मैंने तुमको रिफंड कर दिया। अंडरस्टूड? ठीक है। चलो, तो रिफंड वाउचर कब होगा? सिंपल, बस इतने से की चीज के लिए कि जब आप क्या करते हो, रिफंड वाउचर के लिए लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको एडवांस मिला, बट सप्लाई कैंसल्ड, टैक्स इनवॉइस नॉट इशूड। तो क्या करेंगे? सप्लायर इशू रिफंड वाउचर। ठीक है, ये हो गया किसका क्रक्स अपना? रिफंड वाउचर का। नाउ कमिंग टू द डिलीवरी चालान। बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए इसमें कुछ नहीं है। डिलीवरी चालान मतलब, सपोज करो तुम गुड्स डिलीवर करवाते हो, तो क्या करना पड़ता है तुम्हें? चालान बनाना पड़ता है ना, डिलीवरी चालान। तो बस उसकी बात बोल रहे हैं कि अगर आप गुड्स डिलीवर कराते हो तो 3 कॉपी होती है डिलीवरी चालान की, जैसे टैक्स इनवॉइस की भी 3 कॉपी होती है। एज देयर इज 3 कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान की भी 3 कॉपी, एक ट्रांसपोर्टर को दो, एक कंसाइनी को दो, और एक कंसाइनर को। ओरिजिनल हमेशा खरीदने वाले के पास ही जाती है, तो ओरिजिनल विल गो टू द कंसाइनी ओनली। ये डिलीवरी चालान जो है, यहाँ पे वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डिलीवरी चालान, द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड इन ई वे बिल। इस डिलीवरी चालान का जिक्र आपको ई वे बिल में भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिलीवरी चालान इज अ प्रूफ देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप गुड्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो होता क्या है, समझो मेरी बात। यहाँ पे अपन अपन फिर से क्या है, ये एक सप्लायर है और ये है हमारा रिसिपिएंट। ठीक है, एक सप्लायर है तो एक रिसिपिएंट है। अब रिसिपिएंट जयपुर घूमने गया था, या फिर चलो ऐसे ही एक ही प्लेस पे ये घूमा घामी कर रहे हैं, और उसको इसकी शॉप मिल गई। इसको यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे लगे, अच्छे लगे, अच्छे लगे। उसने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या कर लिया? परचेस कर लिए। अब इसने तो ये सारे प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए, बट इतना सारा बॉक्स तो ये लेके जा नहीं सकता। तो इसने इससे बात की और क्या बोला कि एक काम करो, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो पूना घूमने आया था, यहाँ पे लोनावला घूमने आया था, ये प्रोडक्ट्स मुझे जयपुर में चाहिए एक्चुअली। तो इसका मतलब ये जयपुर में क्या चाहता है? प्रोडक्ट्स चाहता है, यहाँ से वहां जाने चाहिए। बट इसका एक कंसर्न है। ऑब्वियसली मन में तो ऐसा लगेगा ना, यहाँ पे ऑर्डर देके जा रहा हूँ, ये नहीं पहुंचाएगा, तो कंसर्न तो रहेगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं अभी थोड़ा बहुत पेमेंट तो कर दे रहा हूँ, लेकिन पूरा पेमेंट जब मेरे पास गुड्स पहुंचेंगे ना तभी करूंगा। अब ऑब्वियसली इसको भी तो कुछ प्रूफ चाहिए ना, इसको भी तो डर लगेगा ना कि उसके गुड्स पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो इसने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे सप्लायर मान गया, और सप्लायर ने बोला कोई बात नहीं, जब यहाँ से गुड्स डिस्पैच होंगे हम आपको क्या देंगे? एक डिलीवरी चालान। एक ये ट्रांसपोर्टर है, इसके पास क्या रहेगा? डिलीवरी चालान। और एक मेरे पास रहेगा। मतलब जब ये ट्रांसपोर्टर यहाँ आएगा, आपके दरवाजे पे नॉक नॉक करेगा, फिर आप बाहर आएंगे, तो बाहर आके इसको दिखाना, ये रहा आपके पास ओरिजिनल डिलीवरी चालान। ये अपने डिलीवरी चालान से मैच करेगा और आपको प्रोडक्ट्स दे देगा। जैसे ही प्रोडक्ट दे दे, आप क्या कर देना? इसको पेमेंट कर देना, या मुझे डायरेक्ट पेमेंट कर देना, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई हो। तो एक चीज समझ रहे हो, अभी टैक्स इनवॉइस इशू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुड्स सामने वाले के पास पहुंचे नहीं।
कंसिडरेशन उसने दिया नहीं। तो कई बार क्या होता है, पहले डिलीवरी चालान के बेसिस पे गुड्स पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, इनवॉइस इशू किया जाता है। अंडरस्टूड। तो टैक्स इनवॉइस डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद इशू होता है, पहले डिलीवरी चालान के थ्रू आप गुड्स क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा तो समझने की जरूरत नहीं, बट एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी चालान की भी 3 कॉपी होते हैं। डिलीवरी चालान की जो भी इंफॉर्मेशन है ई वे बिल में जाना चाहिए। और डिलीवरी चालान के पहले कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं हमेशा हो, बट कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी चालान पहले बनता है फिर टैक्स इनवॉइस बनता है। ठीक है। और कई बार ये होगा टैक्स इनवॉइस के साथ भी डिलीवरी चालान बन सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन एसकेडी सीकेडी। ये क्या है भैया, एसकेडी एंड सीकेडी, कंप्लीट नॉकडाउन एंड सेमी नॉकडाउन। एसकेडी सीकेडी इज कंप्लीट नॉकडाउन एंड सेमी नॉकडाउन। कहाँ लिखा है ये, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो, अब मेरे पास ना एक बहुत बड़ी मशीन है, मेरे पास क्या है, एक बहुत बड़ी, मतलब समझ लो मेरे बहुत से बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि ये है इंडिया। ठीक है। इंडिया में हम कहाँ पे चले जाते हैं, एक काम करते हैं, हम इंडिया में चले जाते हैं, यूपी में चले जाते हैं, चलो ठीक है। अब वहां पे मेरे को ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है यूपी में, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है। एंड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट आई नीड मेनी थिंग्स, बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोजेक्ट एक बड़ी मशीन का है। अब इस मशीन को बनाने के लिए बोल्ट्स चाहिए, इस मशीन को बनाने के लिए जो भी इसके पार्ट्स चाहिए, बैटरी चाहिए, वायर्स चाहिए, पता नहीं क्या 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 नहीं चाहिए। ठीक है। अगर मेरे को ये मशीन बनी बनाई मंगवानी भी होगी ना, तो मैं चाहूँ ना तो कहाँ से खरीद सकती हूँ, सपोज करो हम खरीद सकते हैं कर्नाटक से। ये पूरी मशीन बनी बनाई भी मुझे मिल जाएगी, आई कैन टेक। बट ये कहाँ पे मिलेगी मुझे, ये पूरी मशीन बनी बनाई यहाँ पे। बट वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप ऐसे उसको ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। चाह के भी आप क्या नहीं कर सकते, बनी बनाई पूरी मशीन लेके तो नहीं आ सकते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो ये मेरी मशीन है, अब ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो क्या बोलेंगे वो, ऐसे पहले इसका नॉकडाउन कर लो, अलग अलग इसके क्या कर लो, जितने टुकड़े हो सकते हैं टुकड़े कर लो, डिसमेंटल कर लो उसको, फिर वापस लेके आए और फिर क्या करना, जिस जगह पे तुमको लगाना हो ना, इसको इसको वापस क्या कर देना, असेंबल कर देना। मतलब कई बार सेमी नॉकडाउन और कई बार कंप्लीटली नॉकडाउन में क्या करना पड़ता है, हमको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं चीजें, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उसको इतना बल्क में लेके आना। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, जहां पे गुड्स आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सेमी नॉकडाउन, जहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में, या फिर बैचेस और लॉट में, कई बार बैचेस भी आते हैं, पहले थोड़ा सामान आया, फिर थोड़ा सामान आया, फिर कहीं और से थोड़ा सामान आया, तो ऐसे में बोलता है सप्लायर शैल इशू कंप्लीट इनवॉइस बिफोर द डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट। Supplier shall issue delivery challenge for each subsequent consignment, and copy of the corresponding delivery challan shall accompany each consignment along with duly certified copy of invoice and original copy of invoice to be sent with last consignment। भाई साहब क्या बोल रहे हैं ये, लॉजिकली सोचते इनको तो समझने की कोशिश नहीं करते। तुम बताओ, अगर थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में तुमको सामान आएगा मेरे यहाँ से, मैं सप्लायर हो गई, ठीक है, तुम रिसिपिएंट हो, इतना सारा सामान खरीदो, मैंने कहा पहले बताया क्या होगा, पहले ये 2 प्रोडक्ट्स जाएंगे, ठीक है, फिर हम आपको ये पहुंचाएंगे, फिर हम आपको ये पहुंचाएंगे, एंड देन वी विल गिव यू दिस, मतलब लॉट में आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी पता है क्या रहेगी, मैं पहले, सबसे पहले जब मैं फर्स्ट कंसाइनमेंट भेज रही हूँ ना, फर्स्ट कंसाइनमेंट के साथ एक पूरा इनवॉइस तो भेज दूं कि मैं क्या क्या आगे तुमको सेंड करने वाली हूँ। तो फिर से हम रिवर्स में चलते हैं, अभी ये यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, और ये भी हमारा वापस आ गया ये यहाँ पे। ठीक है। तो रिवर्स में आ गए, तो बोले देखो जब तुम फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजोगे, ये रहा मेरा फर्स्ट कंसाइनमेंट, तो फर्स्ट कंसाइनमेंट के साथ व्हाट यू मस्ट सेंड,
आप एक कंप्लीट इनवॉइस भेज दो, उसको पता रहे भैया कितने रुपए का या फिर कितने अमाउंट का ही हैज टेकन द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद तो मैम सब्सिक्वेंट में क्या होगा, ये फिर दूसरा कंसाइनमेंट जा रहा है, दैट इज माय सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट। जब आपका सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट जाएगा उसके साथ में फिर डिलीवरी चालान भेजा करो, हर कंसाइनमेंट के साथ आपका डिलीवरी चालान। और डिलीवरी चालान में क्या करना है, ये जो इनवॉइस है ना, इस इनवॉइस का रेफरेंस दे देना कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनवॉइस द कंसाइनमेंट हैज बीन डिलीवर्ड। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? सो विद दिस रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू दैट इनवॉइस हम ये वाला डिलीवरी चालान दे रहे हैं और ये कंसाइनमेंट दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोलता है, फिर बोलता है कॉपी ऑफ करस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान शेल accompany ईच कंसाइनमेंट along with duly certified। इसके बाद तुम जितने भी कंसाइनमेंट भेजोगे, कंसाइनमेंट में वही बोल रहा है हर बार डिलीवरी चालान होगा और साथ में वो सर्टिफाइड इनवॉइस की कॉपी, मतलब अब जितना भी भेजो, एक डिलीवरी चालान तो साथ में इनवॉइस की कॉपी, डिलीवरी चालान इनवॉइस की कॉपी। और जब ये लास्ट कंसाइनमेंट जाएगा, ये रहा मेरा लास्ट कंसाइनमेंट, तब जाके ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की भेजना। तो इनवॉइस की कॉपी लास्ट में जाएगी, यहाँ पे फोटोकॉपी चली जाएगी इनवॉइस की, पर इनवॉइसिंग कंप्लीट करेंगे हम। कंप्लीट इनवॉइस की कॉपी कब जाएगी, ओरिजिनल वाली, क्योंकि हमने भी अब सारा सामान भेज दिया, पैसा पूरा आ गया, लो भाई तुम्हारा ओरिजिनल इनवॉइस रख लो अब तुम्हारे। अंडरस्टूड दिस, यह है समझ में? ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट नॉकडाउन की प्रोसेस। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो डिलीवरी चालान खुद में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदर इट इज फाइनल और सी इंटर, बट अगर फिर भी आईसीआई पे भरोसा नहीं करें तो मुझे लगता है ये प्रोसेस अच्छी है ना। उसमें ये पूछ सकते हैं, बताओ ओरिजिनल कब इशू करते हैं इनवॉइस, कंप्लीट इनवॉइस कब इशू करते हैं, फिर सब्सिक्वेंट जब जब वो जाता है तुम्हारा कंसाइनमेंट जाता है तो उसमें क्या क्या जाता है, डिलीवरी चालान एंड रेफरेंस ऑफ इनवॉइस एंड कॉपी ऑफ द इनवॉइस जाती है, सर्टिफाइड कॉपी। तो दिस कैन दे आस्क इन एमसीक्यू, हाँ। क्या केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आया, इसका एक कुछ छोटा सा डायग्राम कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्रक्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्रक्स क्या है, फर्स्ट कंसाइनमेंट, जब पूरा फर्स्ट कंसाइनमेंट डिस्पैच होगा तब क्या क्या जाएगा, फर्स्ट कंसाइनमेंट में जाएगा कॉपी ऑफ कंप्लीट इनवॉइस, है ना, फर्स्ट कंसाइनमेंट जाएगा तो मेरे कंप्लीट इनवॉइस की कॉपी भी जाएगी। देन सब्सिक्वेंट में क्या जाएगा, सब्सिक्वेंट डिस्पैच, तो सब्सिक्वेंट डिस्पैच में मैम डिलीवरी चालान प्लस कॉपी, कौन सी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस। फिर इसके बाद क्या जाएगा, लास्ट कंसाइनमेंट, लास्ट कंसाइनमेंट में क्या जाएगा, ओरिजिनल कॉपी इनवॉइस की। ठीक है, डन। Now, supplier permitted to issue any document other than tax invoice। यहाँ पे कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जिनको टैक्स इनवॉइस की जगह दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अलाउड है, और उनका ये नाम तुमने ना पढ़ रखा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था कि किनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तो जिनको भाई ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है तो वो टैक्स इनवॉइस की जगह कोई और डॉक्यूमेंट भी इशू कर सकते हैं जिससे पता चले उन्होंने सर्विसेज दी हैं। तुम बैंक में जाते हो, बैंक में तुम्हें टैक्स इनवॉइस नहीं मिलता फॉर द सर्विस, डीडी वगैरह कुछ भी होते, तुम सिर्फ क्या लेके आते हो, पर्ची लेके आते हो। जैसे मैंने डिपॉजिट किया,
तो डिपॉजिट का वो एक हिस्सा काट के तुमको नहीं दे देते? तो दे आर इशूइंग सम डिफरेंट डॉक्यूमेंट कि हाँ भैया सर्विस दी है, तुम्हारा डिपॉजिट यहाँ पे हो गया है। विड्रॉल करते हो तब भी वो छोटा सा स्लिप तुम्हारे पास होता है और कुछ नहीं होता, डीडी वगैरह सबके लिए एक छोटी सी रिसिप्ट होती है बस। तो यस, दे कैन इश्यू सम इनवॉइस इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, सिर्फ इन लोगों को परमिटेड है कोई और डॉक्यूमेंट देना। अंडरस्टूड? अब ये क्या है? सिंपल 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 है सब कुछ, बट इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट यस यू हैव टू रिमेम्बर द थिंग्स। जैसे तुमने रिसिप्ट वाउचर इशू किया वैसे पेमेंट भी तो होता है, पेमेंट वाउचर मतलब। मैम पेमेंट वाउचर क्या है? जैसे एडवांस रिसीव किया तो तुमको रिसिप्ट वाउचर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या फिर वेयर रिसीव सप्लाई टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्या बोलना चाहते हो? बोलना ये चाह रही हूँ कि जब रिसिपिएंट होता है ना, रिसिपिएंट को अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है तो टैक्स कौन पे करता है पता है? रिसिपिएंट। इट इज द रेसिपिएंट हु इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। तो जब वो टैक्स पे करके आता है ना तो उसको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है कि मैंने पेमेंट कर दिया। तो अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फंस गया बेचारा, या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गया, तो ऐसे ही केस में बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट मीन्स आइदर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। इन बोथ द केसेस इसको पेमेंट वाउचर तो इशू करना पड़ेगा, चाहे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या फिर अब रजिस्ट्रेशन लेगा ड्यू टू दिस सेक्शंस, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? फिर पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। एक रीजन समझ में आया? दूसरा, अब बोलते हैं मैम ये तो एक हो गया। दूसरा बोलते हैं मैम ऐसा हो सकता है ना, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 की ही बात करते हैं। हमने ना 9 सब सेक्शन 4 में रिटेल पढ़ा था, कौन सा वाला? वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, याद है? अफोर्डेबल हाउसेस, नॉन अफोर्डेबल हाउसेस, 1%, 5%, नो आईटीसी, कारपेट एरिया 1500, कमर्शियल वाला, कुछ कुछ याद आ रहा है? 9 सब सेक्शन 4 वी हैव डन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बोलते हैं अगर आप 9 सबसेक्शन 4 के रीजन से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आए हो, अब यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती, जिससे आपने ये सप्लाई लिया है हो सकता है वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो सकता है वो सप्लायर रजिस्टर्ड हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो हो सकता है सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो सकता है सप्लायर रजिस्टर्ड हो, भले ही कोई भी केस हो। व्हेन इट कम्स टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जब किसकी बात आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो रिसिपिएंट हैज टू इशू पेमेंट वाउचर, क्योंकि वो टैक्स पे करके आएगा। तो पेमेंट वाउचर उसी को देना पड़ेगा कि आई हैव पेड द टैक्स, ये लो उसका पेमेंट वाउचर, ये मैंने पेमेंट कर दिया है। अंडरस्टूड? क्योंकि जो सप्लाई सप्लायर कर रहा है उसके बिहाफ पे रिसिपिएंट को कंप्लाइंसेस करने, तो उसको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, भाई मैंने कर दिया, मेरा काम कर दिया मैंने। अंडरस्टूड? 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले क्या करो, वापस से एक बार डिलीवरी चालान को देखो, कंप्लीट नॉकडाउन, और ये हमने एडवांस रिसिप्ट में क्या क्या देखा था लिख लो, क्या क्या सोचो। एडवांस रिसिप्ट वाला क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या देखा था? बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या था? डिलीवरी चालान में क्या था? और सेमी एंड कंप्लीट नॉकडाउन में क्या था? रिकॉल, बुक से नहीं, सोच के रिकॉल।
हो जाए तो बताओ मुझे। लेट मी नो वंस डन। हो गया। डन एवरीवन। यस मैम। चलो, अब इसी तरह से जब रिसिपिएंट क्या होता है, जब रिसिपिएंट या तो रजिस्टर्ड हो या फिर वही 9394 के कारण बेचारे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा हो, क्योंकि भाई वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, तो अब टैक्स इनवॉइस भी कौन इशू करेगा? इनवॉइस भी रिसिपिएंट को ही इशू करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखो, अगर मेरा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या फिर मेरा रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आया है 93 या 94 के रीजन से, तो आप समझो कि कब उसको इनवॉइस इशू करना होगा। क्या हर एक केस में इनवॉइस इशू करना है? ऐसा नहीं है। मेरा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन लिया है उसने 93 या 94 के रीजन से, लेकिन मैम सप्लायर रजिस्टर्ड है 93 में। व्हेन इट कम्स टू 9393, पता है बहुत सारी नोटिफाइड सर्विस थी, जीटीए, स्पॉन्सरशिप, ऐसे बहुत सारी। तो बोलता है जब आप 93 की सर्विसेज ले रहे हो, एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है जिसने ये सर्विस ली है, सप्लाई करने वाला भी रजिस्टर्ड है, तो भाई सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो एक रजिस्टर्ड सप्लायर तो इनवॉइस इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो उसका काम है, वही करेगा। लेकिन अब आते हैं, मैम रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन ले लिया ड्यू टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, बट पता है क्या, सप्लाई करने वाला ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन तो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। या फिर मैम 94 है और 94 में भी क्या है, सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है, तो व्हेन इट कम्स टू 93, व्हेन इट कम्स टू 94, इफ माय सप्लायर इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तब रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना पड़ता है। देखो, समझो, पेमेंट वाउचर तो इन एनी केस रिसिपिएंट को ही इशू करना है कि मैं टैक्स पे करके आ गया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इनवॉइस, अगर आरसीएम के केस में योर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो पेमेंट वाउचर नहीं, इनवॉइस कौन इशू करेगा? इफ सप्लायर अनरजिस्टर्ड, तब कौन इशू करेगा? मेरा रिसिपिएंट इशू करेगा। अंडरस्टूड? तो ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। पेमेंट वाउचर हमेशा रिसिपिएंट, इनवॉइस सिर्फ तब रिसिपिएंट इशू करेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा। ठीक है, अब आते हैं, हम इसका भी छोटा सा क्रक्स कुछ तो लिख ही लेते हैं। चाहे 93 हो या 94 हो, पेमेंट वाउचर ऑलवेज इशूड बाय रिसिपिएंट। ठीक है, आया? डन।
फाइनली लास्ट पार्ट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट। अब ये मैम क्रेडिट नोट डेबिट नोट किस चिड़िया का नाम है, तो समझो। क्रेडिट नोट का मतलब कुछ नहीं आता हो तुमको, कुछ नहीं पता अगर क्रेडिट नोट का, तो अकाउंट्स में ये तो पता है ना, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी का इंक्रीज होना। क्रेडिट मीन्स व्हेन योर लाइबिलिटी इंक्रीजेस। तो मैम एक सप्लायर के एंगल से अगर हम सोचें, तो ये सप्लायर भैया की लाइबिलिटी कब इंक्रीज हो सकती है, तो सप्लायर भाई भैया की लाइबिलिटी तब इंक्रीज हो सकती है जब जो गुड्स है ना उन्होंने सप्लाई किए थे, पैसा ले लिया था। गुड्स रितिका सप्लाई किए, पैसा ले लिया। अब पैसा तो ले लिया लेकिन गुड्स क्या अगर रिटर्न, तो अब वापस देना पड़ेगा ना, अमाउंट वी हैव टू रिटर्न, राइट राम। गुड्स आ गए वापस, रिटर्न आ गए, मुझे अब कंसिडरेशन वापस पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स गुड्स हैव बीन रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। क्यों रिटर्न हो गए, एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं होंगे, या फिर डिफेक्टिव गुड्स होंगे, कुछ भी तो हो सकता है ना, वॉट एवर इज द रीजन गुड्स वापस आ गए, एक ये रीजन हो सकता है। या फिर जो वैल्यू होनी चाहिए थी ना इनवॉइस में वो कई ज्यादा है गुड्स के रिस्पेक्ट में या सर्विस के रिस्पेक्ट में। सपोज मैंने तुमको दिया 5,000 रुपीज का कुछ सप्लाई, और गलती से तुमने सेवन, मैंने गलती से इनवॉइस में लिख दिया 7,000। तो लिखना था 5,000, 7,000 लिख दिया, फिर तुम मेरे को फोन करके बोलोगे अरे ये तो तुमने 7,000 ले लिए मुझसे, ये गुड्स पे देखो एमआरपी ही 5,000 रुपए लिख के रखी है, तो 7,000 कैसे चार्ज कर लिए, इनवॉइस में 7,000 कैसे लिख दिया। फिर मुझे देने पड़ेंगे ना 2,000 तुमको, आई हैव टू रिटर्न दैट 2,000 रुपीज। तो एक ये हो सकता है कि इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई, या फिर गलती से बाय मिस्टेक क्या हो गया, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ तुमसे चार्ज करना चाहिए था 12% ऑफ टैक्स, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने 18% चार्ज कर दिया। ये याद करो एडवांस में 18% करवा देते हैं, हो सकता है बाद में पता चले इट इज ओनली 12%, तब भी तो यू हैव टू रिफंड ना, आपको वापस से उसको पैसा देना पड़ेगा सामने वाले को। तो वेन एवर ड्यू टू एनी कंडीशन, ड्यू टू एनी कंडीशन आपको क्या करना पड़ रहा है, आपके रिसिपेंट को पैसा वापस देना पड़ रहा है, तो ये आजकल पता है क्या है, कोई भी एक बार लक्ष्मी आ जाती है ना तो वापस नहीं देता। ये जनरल है कि अगर लक्ष्मी आ चुकी है, पैसा आ चुका है सप्लाई के पास, वो आपको वापस नहीं देगा, वो क्या देगा, क्रेडिट नोट, कि कल चल के आपको कुछ और खरीदना है ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मतलब नाउ यू आर बॉन्ड टू परचेस फ्रॉम दैट शॉप, आपको खरीदना ही पड़ेगा उस शॉप से। या फिर क्रेडिट नोट कैसे, जैसे शॉप होती है, एजेंसी होती है, एजेंसीज भी क्या करती है पता है, जब आप टर्नओवर क्रॉस करते हो ना एक लिमिट से ज्यादा, तो वो आपको एडिशनल डिस्काउंट देती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। तब भी वो क्रेडिट नोट आपके नाम पे डाल देती है कि अगला परचेस होगा ना तो क्रेडिट नोट से क्या होना चालू हो जाएगा, अमाउंट एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में इशू होता है आपका क्या, क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट का उल्टा ही क्या होगा बताओ, वही तो डेबिट नोट है। क्रेडिट नोट का उल्टा, जब हमको पैसा लेना होगा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हमको चार्ज ज्यादा करना चाहिए था, हमने कम चार्ज किया, टैक्स ज्यादा चार्ज करना चाहिए था, हमने कम चार्ज किया। तो अब क्या होगा, डेबिट नोट इशू करेगा लेकिन ये रिसिपेंट देगा मुझे। तो देखो, एक के लिए अगर क्रेडिट नोट है तो दूसरे के लिए वही चीज डेबिट नोट नहीं होगी। तो मेरे लिए अगर कोई चीज क्रेडिट नोट है एज ए सप्लायर तो तुम्हारे लिए डेबिट हो गई, और मेरे लिए डेबिट है तो तुम्हारे लिए वो चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट नोट। अंडरस्टूड। लेकिन अब यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू करेगा, यहाँ पे हमारा सप्लायर एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू करेगा, एक के लिए डेबिट तो दूसरे के लिए क्रेडिट। तो जहां पे अब ये डेबिट नोट इशू कर रहा है कि मुझे तुमसे पैसा लेना है, तो भैया सामने वाले के लिए तो क्रेडिट की तरह ही है ना, कि मुझे अभी लाइबिलिटी चढ़ गई, मुझे पैसा वापस देना है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे भी सप्लायर, यहाँ पे भी सप्लायर रेसिपिएंट को ही क्या करेगा, ये इशू करेगा। अंडरस्टूड, डन, आया। तो अभी तक हमने क्या किया मैम, क्रेडिट कब डेबिट कब, जब सप्लायर को पैसा देना है ही विल इशू क्रेडिट नोट, जब सप्लायर को पैसा लेना है ही विल इशू डेबिट नोट। तो इसका एक क्रक्स लिख ले छोटा सा। अब लॉजिक कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन, कोई रीजन भी हो सकता है जिससे लेन देन हो सकता है।
जब रिसीवेबल है सप्लायर के लिए तब डेबिट नोट। दोनों ही केस में इशू कौन कर रहा है? सप्लायर। कौन सा सप्लायर? रजिस्टर्ड सप्लायर। क्योंकि ये भी आपको आपके रिटर्न्स में बताना पड़ता है कि कितने क्रेडिट या डेबिट नोट आपने इशू किए। लिख लो। अब ना डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करने का भी क्या होता है, एक टाइम होता है। आप हर कभी नहीं इशू कर सकते। तो नाउ दिस आर द डिटेल्स। यहाँ क्या बोला है? डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट यू हैव टू डिक्लेयर इन योर रिटर्न। आपको आपके रिटर्न्स में बताना पड़ेगा कि इस बार ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने इशू किया। मैम क्यों बताएं? आप बताओ एक चीज, क्यों बताऊं? याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें डिस्काउंट पढ़ाया था। हमने कहा था अगर डिस्काउंट प्री अग्रीड है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आपको पता है कि आप वो डिस्काउंट दोगे, बट वो डिस्काउंट अभी नहीं दोगे, कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो डिस्काउंट जाएगा। वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा डिस्काउंट? तुम्हें बताओगे ना कि देखो हमने क्रेडिट नोट इशू किया, मतलब हमने अब उसको डिस्काउंट दिया है। तुमको बताना पड़ेगा ना, उन्हें थोड़ा ना सपना आ रहा है कि बाद में तुमने कैश निकाल के 10,000 उसको दे दिए। तो थोड़ी ना पता चल रहा है गवर्नमेंट को कि तुमने डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे अब आप क्रेडिट नोट सामने वाले को इशू करेंगे, क्रेडिट नोट आप रिटर्न में शो करेंगे, रिटर्न में शो करेंगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा। फिर गवर्नमेंट बोलती है ना इनवॉइस लिंक्ड होना चाहिए, योर डिस्काउंट शुड बी इनवॉइस लिंक। फिर गवर्नमेंट का पोर्टल उस इनवॉइस से क्या करेगा? इसको चेक करेगा। फिर उसमें से वो और डिस्काउंट माइनस होगा, मतलब तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हुआ, जीएसटी की लाइबिलिटी कम हुई, तुमको रिफंड के लिए तुम एलिजिबल हो रहे हो। क्योंकि तुमने क्या किया समझो, जब तुमने पहले सेल्स किया ना, एकदम पहले तुमने 50,000 का सेल्स किया एंड उसमें एक कंडीशन लिखी कि पोस्ट डिस्काउंट हो सकता है, बट अभी तो दे हैव चार्ज 50,000 पे जीएसटी फ्रॉम यू। अब 2 मंथ्स निकल गए, दैट कंडीशन फुलफिल्ड, वो कंडीशन का फुलफिलमेंट हो गया। मैम जब वो कंडीशन का फुलफिलमेंट हो गया, अब 2 महीने बाद क्या होगा? तुम क्रेडिट नोट इशू करोगे, रिटर्न में बताओगे देखो ये वही इनवॉइस लिंक्ड है जो क्रेडिट नोट में इशू करो कि मुझे इसको वापस पैसा देना है। अब गवर्नमेंट मानेगी कि 50,000 का सप्लाई नहीं हुआ। सपोज दैट क्रेडिट नोट इज ऑफ 5,000, तो दे विल डू, नाउ इट इज दैट वाज द सप्लाई ऑफ 45,000, तुमको तो जीएसटी 45,000 के हिसाब से देना था। तो अब तुमने क्या किया? ज्यादा टैक्स पे किया है, तो तुम्हारा ज्यादा टैक्स क्या होगा? यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, तुमको मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ रिफंड वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, अंडरस्टूड? तो अब मैम वो टाइम पीरियड क्या है, हम रिटर्न में कब तक शो कर सकते हैं, चाहे डेबिट नोट हो या फिर क्रेडिट नोट हो, क्या टाइम पीरियड है? तो वो बोल रहा है देखो, नॉट लेटर देन। ठीक है, तो क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर देन any registered person who issues credit note, whether related to goods, whether related to service, has to declare the details in the return for the month during which the credit note has been issued। तो जिस मंथ का क्रेडिट नोट इशू हुआ है भाई, तुमको कब तक बताना है? या तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने दो, तो बोल रहा है 30 नवंबर ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। देखते हैं क्या लिख रहा है, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्या है ये लिखा?
अच्छे से समझते हैं। मैम एनुअल रिटर्न कब तक फाइल होता है? 31 दिसंबर तक फाइल होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैं बोल रही हूँ डेट, डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, ये है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। सपोज करो मेरा अभी क्या चल रहा है, सपोज करो मेरा अभी क्या चल रहा है, हम हैं 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 में, ये ईयर चल रहा है अभी अपना। ठीक है, चलो ठीक है मैम। ये बोलता है सबसे पहले कि आप बताओ आपने क्रेडिट नोट कब इशू किया? तो हमने बोला देखो हमने क्रेडिट नोट इशू किया, सपोज कर लेते हैं ऐसा, अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई में ही क्रेडिट नोट इशू कर लिया। तो बोलता है देखो ये जो तुमने जुलाई में क्रेडिट नोट इशू किया है ना, ये हाँ किया है। बोलता है ये क्रेडिट नोट तुमको शो करना पड़ेगा, कहाँ पे शो करना पड़ेगा? अपने रिटर्न्स में बताना पड़ेगा दैट यू हैव इशूड अ क्रेडिट नोट। इतनी बात समझ में आई? बट मैम कब तक बताएं, कब बताएंगे हम? तो बोल रहे देखो सबसे पहली डेट है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कौन सा? 30 नवंबर। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा आपका? मैम ये तो एंड होगा 31 मार्च। ये कब एंड होगा? ये होगा तुम्हारा एंड 31 मार्च 2024 को। बोलता है ये एंड हो गया। हाँ ये एंड हो गया। अब इसको एंड करने के बाद क्या आएगा? 30 नवंबर आएगा। तो मैक्स तुम्हारे पास 30 नवंबर तक का टाइम है, या तो तब तक अपने रिटर्न में शो कर दो। तो तुम्हारे मंथली रिटर्न भरते जाएंगे भरते जाएंगे। अरे चलो जुलाई में नहीं किया, अगस्त में कर दो, अगस्त में नहीं किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितना टाइम दे दिया उन्होंने तुमको। तो बोल रहे या तो तुम इसके बाद से स्टार्ट कर दो, जब लग रहा है क्रेडिट नोट इशू कर दो। बट लास्ट डेट क्या है? 30 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो इमीडिएट 30 नवंबर आ रहा है वो लास्ट डेट है तुम्हारे लिए। अब इसको और कंपेयर करो, किससे कंपेयर करें? और देखो जब एनुअल रिटर्न तुम्हारा भर गया तो तुमने पूरा की पूरा अकाउंटिंग एंड कर ली ना। एनुअल रिटर्न मतलब सब कुछ करने के बाद आई एम फाइलिंग दिस एनुअल रिटर्न। तो जब एनुअल रिटर्न फाइल करो उसके बाद कोई चेंजेस थोड़ी ना हो सकते हैं। तो बोल रहे तुमने अपना एनुअल रिटर्न कब फाइल करना चाहिए? तो अंडरस्टैंड माय वर्ड, ड्यू डेट, ड्यू डेट लिख रही हूँ मैं, आई एम नॉट राइटिंग डेट ऑफ फाइलिंग। ड्यू डेट है 31 दिसंबर। करना तो तब तक चाहिए तुम्हारे पास है, जैसे होता है ना कि 31 जुलाई इज द ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ड्यू डेट है, पर तुम जरूरी है कि 31 दिसंबर को ही फाइल कर रहे हो? नहीं, तुम पहले भी कर सकते हो, 31 जुलाई के पहले कर सकते हो। ड्यू डेट तो ये है, पर तुमने पता है क्या किया? तुमने सपोज करो 29 ऑफ नवंबर को ही अपना जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल कर दिया। कब फाइल कर दिया? एनुअल रिटर्न 29 ऑफ नवंबर को ही फाइल कर दिया। तो अब बताओ वो क्या बोल रहा है, या तो तुम्हारी ये डेट या फिर तुम्हारी ये डेट, विच एवर इज अर्लियर। भाई तुमने अकाउंट क्लोजिंग तो यही कर दी ना पूरी, तो ये डेट लास्ट हो गई, यहां तक तो तुमको शो कर ही देना चाहिए था क्रेडिट नोट। अंडरस्टूड? सो ये देखना कहाँ ड्यू डेट लिखा है और कहाँ डेट लिखा है। हमारे केस में दे हैव रिटर्न डेट ऑफ फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न। तो मैंने कब फाइल किया वो डेट, या फिर ये डेट विच एवर इज अर्लियर। अंडरस्टूड? आया? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लो, क्योंकि यू हैव नाउ द टाइम लिमिट्स इन दैट। डन? हो गया? तो हमने अभी यहाँ पे कुछ किया था ना, क्रेडिट नोट वगैरह के लिए कुछ कुछ लिखा था, तो अब यहाँ पे ये भी लिख दे, रिटर्न में भी शो करना पड़ता है, वो भी क्रक्स लिख लेते हैं।
ठीक है, सो दिस इज द क्रक्स फॉर योर डेबिट क्रेडिट नोट। बढ़ो आगे। अब इसके ऊपर ना एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है तुमको। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ये सेकेंडरी नोट्स क्या होते हैं हमारे, डिस्काउंट क्या होता है, अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे वी हैव टेकन ये सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है। एक बार आप रीड कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अभी पूछ लो इसका। डन। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या लिखा है। इट्स important to note that credit note are not permitted to be issued in secondary discount। क्यों? सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब जहां पे आपने पहले डिसाइड नहीं किया था कि आप डिस्काउंट दोगे। आर यू गेटिंग? ऐसी जगह जहां आपने पहले डिस्काउंट डिसाइड ही नहीं किया था, बाद में आपको लगा कि भाई सामने वाले पर्सन को डिस्काउंट देना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई देयर वाज नो एग्रीमेंट टू गिव द डिस्काउंट, वहां क्रेडिट नोट इशू नहीं होता है। क्योंकि क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब है वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कम होगी। तो वहां आप इशू करते हैं फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस नहीं होती बट डिस्काउंट दे पाते हो। अंडरस्टूड? तो डू नॉट इंटरचेंज द वर्ड। कमर्शियल क्रेडिट नोटिस स्लिप दे दी, एक पर्चा लिख के दे दिया, ये प्रॉपर रिटर्न्स में शो होता है कि ये कम किया गया है हमारी तरफ से, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई को रिड्यूस करेगा बट दिस विल नॉट रिड्यूस योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं ना, क्रेडिट नोट विदाउट गुड्स। यस। चल, अब एक बार ये भी देख लो, एक बार ये भी रीड कर लो। डन। हम बहुत सारे क्रेडिट नोट्स को सप्लीमेंट्री इन्वॉइस कर रहे हैं। आवाज थोड़ा जोर से बोलो। मैम बहुत सारे डेबिट नोट्स को सप्लीमेंट्री इन्वॉइस कह रहे हैं। बहुत सारे डेबिट नोट को सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलते हैं ऐसा? यस मैम। इससे ये समझ में आया। यस मैम, जो नीचे वो कह रहे थे कि वो अगर बहुत सारे इशू करने हैं डेबिट नोट्स तो हम इकट्ठे कर सकते हैं। देखते हैं। विजेता तुमको क्या समझ में आया? विजेता, यस मैम। तुम उधर क्या देख रही हो? मैम लैपटॉप पे खोल रखा है इसका PDF। अच्छा, पीडीएफ लैपटॉप पे। यस मैम। ठीक है, बताओ तुमको क्या समझ में आया इससे?
मैम वही बहुत सारे इनवॉइस के जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी हैं उसके लिए हम क्रिएट करते हैं, मोर देन मतलब क्रेडिट नोट्स है हमारे पे। राम, संजीव जी, यू टेल। अगर कहीं पे मल्टीपल सप्लाई के अगेंस्ट कोई चेंजेज होता है तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल डेबिट नोट इशू हो सकता बट क्या उसमें रिसिपेंट सेम होना चाहिए या फिर चलेगा है। अगर छोटे छोटे अल- छोटे? नहीं, अगर रिसिपेंट चेंज होगा तो फिर अलग अलग होगा ना, क्योंकि B2B है तो फिर उसका टैक्स इम्प्लीकेशन होगा। एग्जैक्टली exactly. चलो, राम क्लास में नहीं है? देखो, सेक्शन क्या बोलता है, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड। आपने एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू की फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज किया है, वो आपने कम चार्ज कर लिया, देन द वैल्यू यू हैव टू बी चार्ज, जितना आपको चार्ज करना चाहिए था उससे कम चार्ज किया, तो सप्लायर को पैसा चाहिए। दो मुझे अभी और पैसा दो, क्योंकि गलती से बाय मिस्टेक मैंने कम चार्ज किया या कम वैल्यू ली है। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है, शेल इशू टू रिसिपेंट, एक डेबिट नोट भी इशू कर सकता है। और ये एक साथ बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीकेशंस के लिए भी क्या हो सकते हैं, डेबिट नोट्स मतलब सप्लीमेंट्री इशू किए जा सकते हैं। सो जो तुम बोल रहे थे कुछ गलत नहीं है, बट सिंपल सी चीज है भाई, पैसा लेना है तो डेबिट नोट इशू कर दो, पैसा देना है क्रेडिट नोट इशू कर दो। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा तो क्रेडिट नोट, नहीं आएगा तो कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। अंडरस्टूड? अब बस लास्ट एक बचा है इसमें, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मेडिसिन। कई बार क्या होता है, देखो जब मेडिसिन दी जाती है ना, तो मेडिसिन जैसे ये हमारी फार्माक्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, फार्माक्यूटिकल कंपनी ने शॉप को क्या दे दी, मेडिसिन दे दी। अब मेडिसिन की होती है एक्सपायरी डेट, भैया गलती से भी एक्सपायरी डेट की मेडिसिन तो आप सेल कर ही नहीं सकते। अब सपोज करो ये जो कंपनी ने इस शॉप को मेडिसिन भेजी, ठीक है, उसकी एक्सपायरी है 2025, उसके बाद तो भैया आप कुछ भी कर लो, इस मेडिसिन का कोई यूज नहीं है, और आप इसको ऐसे फेंक भी नहीं सकते कहीं। मेडिकल की चीजें आर वेरी क्रूशियल, तो आप ऐसे फेंक भी नहीं सकते कि अपन होता है ना, प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया तो डस्टबिन में डाल दो, बट मेडिसिन यू कैन नॉट डू। तो ये मेडिसिन क्या करनी पड़ती है, ये जो शॉप वाले भैया है ना, दे हैव टू रिटर्न इट बैक टू द कंपनी, उनको कंपनी को रिटर्न करनी पड़ती। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी ने इनको मेडिसिन दी, जो सेल हो गई वो सेल हो गई, अब बच गया ना स्टॉक, तो दिस स्टॉक हैव टू बी रिटर्न टू दिस कंपनी। अब समझो, जब ये एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है, ये जो क्या है, एक्सपायर्ड मेडिसिन शॉप से कंपनी की तरफ जा रही है, शॉप से कहाँ जा रही है, ये कंपनी की तरफ जा रही है, तो इसको क्या ट्रीट करोगे? क्या आप इसका अलग से इनवॉइस बना के दे सकते हो, क्योंकि अब तो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, तो शॉप वाले ने तो खरीद ली थी, खरीदने के बाद अब बच गई, बची हुई इनवॉइसेस नो यूज, कोई काम की नहीं है वो मेडिसिन, अगर वो वापस कंपनी को जा रही है, तो क्या उसे फ्रेश इनवॉइस इशू करके हम दे सकते हैं, या फिर कोई और तरीका है? और अगर फ्रेश इनवॉइस इशू कर सकते हैं और कोई और तरीका है, तो उसके आईटीसी का क्या होगा? अंडरस्टूड? अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ कुछ कुछ कंडीशन है सेक्शन 16 वगैरह की, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो हम पहले इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि भाई ये लिखा क्या है। व्हेन इट कम्स टू योर सीए इंटर, आप लोग को क्लैरिफिकेशंस कम है, तो जितने क्लैरिफिकेशन है सब अच्छे से करना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन से इनसे उठ के आ ही सकते हैं, ठीक है। सीए फाइनल में बहुत क्लैरिफिकेशन है, बट यहाँ पे जितने हैं उतने अच्छे होने चाहिए। तो देखो भाई मैम, हमारे पास देखो क्या ऑप्शन है, लिख रहा है, अगर आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो एक्सपायर्ड मेडिसिन या ड्रग्स, तो आपके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन। आप मेरा हाईलाइट करने का तरीका भी देखो, मैं सिर्फ वो वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ जिससे मुझे सारा मीनिंग समझ में आता है। तो मैम जब हम रिटर्न करते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन, तो दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है, या तो आप इसको फ्रेश सप्लाई ट्रीट कर लो। अब फ्रेश सप्लाई मतलब क्या, सपोज करो मैम एक रजिस्टर्ड पर्सन है बट वो कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं है,
तो एक काम करती हूँ, इसको हाईलाइट नहीं करती सीधे। अगर मैम एक अदर देन कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो क्या होगा? तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उन गुड्स को रिटर्न कर सकता है एज अ फ्रेश सप्लाई, एक इनवॉइस इशू कर सकता है उन सेम गुड्स के लिए, जितने के भी वो रिटर्न कर रहा है। वो क्या करेगा, रिटर्न करते वक्त एक इनवॉइस बनाएगा और इनवॉइस बना के किसको दे देगा, कंपनी को दे देगा कि ये लो भैया इतने रुपए के वापस में मेडिसिन आपको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है वो इनवॉइस में शो कर दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ विच द गुड्स वेर सप्लाइड अर्लियर। ये वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? ये वैल्यू डिसाइड करेगा जब पहले गुड्स सप्लाई हुए थे उसकी वैल्यू के हिसाब से ही ये वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक है, चलो मैम ये भी समझ में आ गया। द होलसेलर मैन्युफैक्चरर हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सच रिटर्न सप्लाई, अब जो भी क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, उसको आईटीसी मिल जाएगा क्या? टैक्स लेवीड ऑन सच रिटर्न सप्लाई एज पर सेक्शन 16। देखो अब सेक्शन 16 थोड़ा सा जितना समझा सकती हो, अभी ज्यादा तो नहीं समझेंगे, बट वो बोल रहे देखो क्या हो रहा है, जब आप एक्सपायर्ड मेडिसिन दे रहे हो और आप एक नॉर्मल टैक्सेशन पर्सन हो, मतलब सेक्शन 9 में यू आर रजिस्टर्ड, आपने एक इनवॉइस बनाई, इनवॉइस बना के क्या कर दिया, आपने सप्लाई कर दिया। तो जब आप इनवॉइस बना रहे हो, इनवॉइस बना के आपने क्या किया है, सप्लाई किया है, तो वो बोलते हैं कि जैसे ही गुड्स होलसेलर को रिसीव हो गए, याद है मैंने सेक्शन 16 में बोला था रिसीव ऑफ गुड्स इज नेसेसरी, तो बोलता है कि जब ये गुड्स रिसीव कर रहा है इसको पेमेंट करना पड़ेगा ना वापस। किसको पेमेंट करेगा? वो ये पेमेंट करेगा ना, वो जो रिटर्न कर रहा है गुड्स। तो बोलता है कि इनवॉइस में जो भी टैक्स वैक्स लगा होगा इसको उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 16 की कंडीशन क्या है, गुड्स रिसीव होने चाहिए। इसको गुड्स रिसीव हो जाएंगे, इसका कंडीशन कंप्लाई हो जाएंगे। बट मैम अगर रिटर्न करने वाला सेक्शन नंबर 9 वाला नहीं, सेक्शन नंबर 10 वाला हुआ तो क्या करेंगे? सेक्शन 10 मतलब, सेक्शन 10 का मतलब है कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, एंड कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या कर पाए, आईटीसी अवेल कर पाए। तो यहाँ पे समझते अब क्या बोल रहा है मैम। अगर एक कंपोजिशन स्कीम वाला रिटर्न करता है तो मैम सबसे पहली चीज तो आप बताओ, क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है? नहीं, वो तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, क्योंकि वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता। और जब मैम ये सामने वाले ने टैक्स चार्ज ही नहीं किया, तो दूसरी जो कंपनी जो अपने गुड्स वापस रिसीव कर रही है वो आईटीसी कैसे अवेल कर सकती है? क्योंकि आईटीसी अवेल करने के लिए टैक्स का चार्ज होना जरूरी है। और मैम अगर ऐसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन ने वापस रिटर्न किया है, यार अनरजिस्टर्ड पर्सन भी तो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता ना, तो फिर से क्या होगा, आईटीसी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, कोई तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट देगा, क्योंकि तुम देखो व्हेन इट कम्स टू योर बिल ऑफ सप्लाई, वापस आते बिल ऑफ सप्लाई पे, बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करने का काम किसका है, रजिस्टर्ड पर्सन का। और अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन बिल ऑफ सप्लाई भी नहीं बोल सकता उसको, नहीं बिल ऑफ सप्लाई भी नहीं बोल सकता, एक नॉर्मल कमर्शियल डॉक्यूमेंट बोलेगा उसको, जिसके बेसिस पे बस बताएगा मैंने तेरे को ये रिटर्न कर दिया। तो मतलब मैम कितने ऑप्शन है? देखो मैम ऑप्शन नंबर 1, आप फ्रेश सप्लाई कर दो। चलो, करने वाला कौन हो सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन नंबर 10 वाला, रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन नंबर 9 वाला ना, 9 इज यू आर नोइंग नॉर्मल, 10 वाला कंपोजिशन मैम, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो, 9 वाला बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, सॉरी 10 वाला क्या करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा कंपोजिशन वाला, और 9 वाला टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। यहाँ आईटीसी अवेल हो सकता है, और यहाँ कोई आईटीसी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन नहीं आएगा। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? मैम एक और ऑप्शन है, जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, याद है गुड्स रिटर्न करने पे क्रेडिट नोट भी इशू हो सकता है, याद आ रहा है? व्हेन यू रिटर्न द गुड्स रिटर्न करने पे क्रेडिट नोट भी इशू हो सकता है, तो फिर क्रेडिट नोट के सारे कंप्लायंसेस करना। आर यू गेटिंग? तो क्रक्स क्या है, सिंपल सा क्रक्स है यहाँ पे, क्या सिंपल सा क्रक्स है, देखो मैम
अगर हमने फ्रेश सप्लाई ट्रीट किया है और एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, सेक्शन 16 का कंप्लायंस होगा और आईटीसी अवेल कर सकती है वो कंपनी। लेकिन अगर रिटर्न करने वाला कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स भी चार्ज नहीं कर सकते फ्रेश इनवॉइस इशू करके, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई या कमर्शियल डॉक्यूमेंट, तो आईटीसी है ही नहीं उस कंपनी के हाथ में। बट मैम क्रेडिट नोट भी तो इशू हो सकता है, एक और ऑप्शन ये भी है, रिटर्न ऑफ गुड्स। आपने अभी बताया था ना क्रेडिट नोट के केस में जब आपके गुड्स क्या आ जाते हैं, वापस रिटर्न आ जाते हैं, तब भी तो क्रेडिट नोट आता है, तो क्रेडिट नोट इशू कर दो। और क्रेडिट नोट के केस में तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आगे जाके कम होगा, और वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आगे जाके कम होगा तो शायद हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ शायद। क्यों बोल रही हूँ शायद, अब उसको पढ़ते पहले देखो। अगर क्रेडिट नोट आपने विद इन टाइम लिमिट, याद है वो टाइम लिमिट जो अभी हम कर रहे थे, क्रेडिट नोट इशू करो तो इतने टाइम लिमिट में डिक्लेयर भी कर देना कि क्रेडिट नोट इशू किया है। तो अगर आपने टाइम लिमिट में क्रेडिट नोट इशू किया, डिक्लेयर किया, तो टैक्स लाइबिलिटी में भी एडजस्टेड, तभी तो टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट होगी जब टाइम लिमिट में तुम शो करोगे क्रेडिट नोट। और अगर तुम्हारा क्रेडिट नोट टाइम लैप्स हो चुका है तो फिर तो कोई टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट नहीं हो सकती, और टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट नहीं हो सकती तो आईटीसी कैसे देंगे वो तुमको। अंडरस्टूड। तो तुम्हारा क्रेडिट नोट भी विद इन टाइम तुम्हें इशू करना जरूरी है, और इशू करके डिक्लेयर भी विद इन टाइम करना जरूरी है, तभी तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होगा। और अगर टाइम के बाद अगर तुमने क्रेडिट नोट इशू किया या फिर क्रेडिट नोट डिक्लेयर किया तो कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडजस्टमेंट नहीं है, जो टैक्स पे कर चुके हो, बाकी कोई आईटीसी फिर तुमको मिलेगा नहीं। इतना समझ में आया पहले। अब यहाँ पे ना ये एक कंडीशन है, यहाँ देखो मैम, ये जो कंपनी है, सपोज करो मैम आप आईटीसी की बात करो, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडजस्टमेंट होगा, इतना हमको समझ में आया कि अगर आपने विद इन टाइम क्रेडिट नोट दिया तो सब वैल्यू ऑफ सप्लाई एडजस्ट होगी। टाइम के बाद क्रेडिट नोट डिक्लेयर किया तो सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स लाइबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, वो समझ में आ गया। सपोज करो मैम ऐसा है कि सब कुछ अच्छा चला, टाइम पे क्या हुआ, सब कुछ टाइम पे चीजें चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये जो गुड्स आपने मैम रिटर्न किए, एक्सपायर गुड्स, कंपनी इन एक्सपायर्ड गुड्स का क्या करेगी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो गुड्स आपने रिटर्न किए, कंपनी इन एक्सपायर्ड गुड्स का क्या करेगी, अरे ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करेगी। और अब तो मैं एक चीज बताती हूँ, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, इसने ब्लॉक किया हुआ है क्रेडिट। मतलब 17 सब सेक्शन 5 अभी कहाँ पढ़ोगे, आईटीसी में। मैम अभी तो हम चीख चीख के बोल रहे थे ना आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन फिर अब लास्ट में आके आप कंडीशन समझो। 17 सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर आप चाहते हो आपको आईटीसी मिले तो आपको उस गुड्स को बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना सेक्शन 16 की कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे ही सेक्शन 17 में भी एक कंडीशन है कि जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो आपको बिजनेस के पर्पस के लिए उसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैम बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो आईटीसी नहीं मिल सकता। मैम अगर गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, आएगा भी 17(5) में, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय किए तुमने तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, हम आईटीसी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है फिर बड़े अक्षरों में, कुछ भी करो ब्लॉक्ड ही है। मतलब सब कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लग रहा था आईटीसी 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 आईटीसी, फिर एक कंडीशन 17 सबसेक्शन 5 की क्या बोलती है, whenever the goods are permanently destroyed, उसका आईटीसी नहीं मिलता। अब इसका लिंकेज मैं अभी नहीं करवा सकती क्योंकि याद करो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैव बीन अवेल्ड, याद आ रहा है कुछ, विदाउट कंसिडरेशन। मैम वहां तो इसे सप्लाई माना था, ये सप्लाई है, पर इस सप्लाई का तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा अभी नहीं, अभी ज्यादा नहीं खींचेंगे इस पर। हम इसको कहाँ पे उठाएंगे इस मुद्दे को, जब आईटीसी के लॉजिक्स पर पता चल जाएंगे तब। आया। तो मैम एक्सपायर्ड, टाइम एक्सपायर्ड हमने रिटर्न कर दी, या तो फ्रेश सप्लाई किया, या फिर हमने क्या किया, फ्रेश सप्लाई नहीं किया,
हमने क्रेडिट नोट इशू करे, क्या आईटीसी मिलेगा कंपनी को? कंपनी को आईटीसी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? 17 सबसेक्शन 5 बोलता है अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं गुड्स को तो 17 सबसेक्शन 5 ने उसका आईटीसी ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो चाहे आप यूं करो, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, आईटीसी कंपनी को नहीं मिल पाएगा। जबकि लग रहा है सारी कंडीशंस तो फुलफिल हुई थी, बट ब्लॉक है वो क्रेडिट। ठीक है, so with this we have completed your chapter, that is invoice debit credit note. इसके क्वेश्चंस मैं पहले टिक करवा दूं, बता दूं, इतने करके रखने हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए। सेकेंड, that is test your knowledge का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, जो मैं टिक नहीं करा रही उसका मतलब ये नहीं कि तुमको करना नहीं है, उसका मतलब ये एक बार तुम्हें देखना जरूर है उनको। ऐसा मत करना कि जो मैंने टिक नहीं करा है तुम कर ही नहीं रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, मैं सारे ट्रिकी क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एमटीपी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 16,21, डन। ठीक है, all these questions you have to do. So this completes understanding of invoice, debit and credit note. ठीक टाइम है, लिमिट फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम लिमिट फॉर दिस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है? 12। 12। 12। कम से कम 1 hour 45 मिनट्स, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है और इसीलिए दिस इज द रीजन हम क्लास में नहीं कर पाएंगे 2 घंटे, नहीं तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 1 hour 45 मिनट्स, मैक्सिमम 2 hours, मिनिमम 1 hour 45 मिनट्स। सबसे पहले अच्छे से प्रोविजंस पढ़ना,
फिर क्या, वही प्रोविजन, लिंकेज टू द क्वेश्चन एंड वन लाइनर कंक्लूजन। जहाँ पे एक दो चीजें एक साथ पूछे तो एक ही बार में प्रोविजन लिख के फिर 1 2 3 के आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है।